नमस्कार दोस्तों, एसके इलेक्ट्रिकल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अपने आईटी सेकेंड ईयर का जो अभी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी के अंदर अपनों ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे पहले वाली वीडियो के अंदर, और आगे के जो वीडियो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने आईटी सेकेंड ईयर क्लास के जो भी आपके स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें ये वीडियो क्लास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो देखिए, जो लैप वाइंडिंग जो होती है, लैप वाइंडिंग के अंदर अगर अपने समांतर पथ की बात करें, यानी समांतर पथ, समांतर जो पथ होते हैं उसे ए से डिनोट करते हैं। वो क्या होते हैं? पोल इंटू प्लेक्स, पोल इंटू प्लेक्स होते हैं। और एक जो आपकी वाइंडिंग होती है वो होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग के अंदर जो समांतर पथ होते हैं वो होते हैं 2 इंटू प्लेक्स। वो क्या होते हैं? 2 इंटू प्लेक्स। अब यहाँ आपको पोल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4। पोल कितने दे रखे हैं? पोल आपको 4 दे रखे हैं। और प्लेक्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? डुप्लेक्स है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? 8। यानी यहाँ जो समांतर पथों की संख्या होगी वो क्या होगी? 8 होगी। तो ऑप्शन जो आपका सी जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल है, राइट होगा। अगर यही क्वेश्चन वेव के अंदर हो तो वेव के अंदर क्या होगा? समांतर पथों की संख्या 2, और प्लेक्स यहाँ पे कितना है? डुप्लेक्स है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी अगर यही वाइंडिंग वेव वाइंडिंग होती तो समांतर पथों की संख्या कितनी होती? 4। और अब ये लेप वाइंडिंग है तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसे भाग का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन है कि साइड एंड प्लेट्स, यानी साइड एंड प्लेट्स। तो बिल्कुल ये साइड एंड प्लेट नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है कि पोल शू लेमिनेशन। तो पोल शू भी नहीं है। ऑप्शन सी है कम्यूटेटर खंड। क्या है? कम्यूटेटर खंड। तो बिल्कुल ये कम्यूटेटर खंड भी नहीं है। और ऑप्शन डी है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ये क्या है? आपकी आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? राइट होगा। देखिए, ये आपको आर्मेचर क्या है? कोर है। और आर्मेचर कोर किस प्रकार है? लेमिनेटेड की हुई है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसका डायग्राम है, यानी डीसी जनरेटर के किस भाग का है, तो ये क्या है? आर्मेचर की कोर है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर के अंदर इंटरपोल जो होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। आपको बताया था कि इंटरपोल जो होते हैं वो आर्मेचर के क्या होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। तो ऑप्शन ए है कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है अपना कि आर्मेचर के श्रृंखला में होते हैं इंटरपोल। अब बात करते हैं इंटरपोल क्या काम करता है। तो इंटरपोल होते क्या है? तो इंटरपोल मेन पोल के समान, यानी जो इंटरपोल होते हैं वो मुख्य पोल, मुख्य पोल के समान छोटे पोल होते हैं। इंटरपोल जो होते हैं वो मुख्य पोल के समान क्या होते हैं? छोटे पोल होते हैं। अब बात करें इंटरपोल और मेन पोल की जो संख्या होती है, यानी एक तो होता है आपका इंटरपोल और एक होता है मेन पोल। तो इंटरपोल
इंटरपोल और जो मेन पोल होता है, इनकी संख्या सदैव क्या होती है, इक्वल होती है। यानी अगर आपके 4 मेन पोल हैं तो 4 ही क्या होंगे, इंटरपोल होंगे। और इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वो क्या होती है, हाइड्रोपोलर होती है। क्या होती है, हाइड्रोपोलर होती है। ठीक है। और इंटरपोल कौन सी हानि को कम करता है, तो इंटरपोल कम्यूटेशन को कम करता है। किसको, कम्यूटेशन को कम करता है। आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं, कम्यूटेशन को कम करता है। इंटरपोल मुख्य पोल के समान छोटे पोल होते हैं। इंटरपोलों की संख्या पूछ ले तो मेन पोल के समान होती है। तो इतनी बात यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन है कि एक सम उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी एक सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म होता है उसका क्या आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है कि वोल्टेज का निर्माण करें, ऑप्शन बी है फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट कम करें। तो रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट जो चुंबकत्व होता है वो क्या करता है कि वोल्टेज के निर्माण करने का कार्य करता है, यानी वोल्टेज को उत्पादन करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि अवशिष्ट चुंबकत्व, यदि किसी डीसी जनरेटर के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म है वो शून्य है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा, तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी क्या होगा, 0 होगा। कोई भी डीसी जनरेटर जो होता है वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या करता है, वोल्टेज का निर्माण करता है। क्या करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि वोल्टेज का निर्माण करने में क्या करता है, आवश्यक होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। यानी डीसी जो मशीन होती है उसके अंदर ब्रश संपर्क, पहले तो बात करते हैं कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध होता क्या है। क्या, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। तो देखिए ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्या होता है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर व ब्रश के मध्य, कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य का जो प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं ब्रश संपर्क प्रतिरोध। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो ऑप्शन ए है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, तो बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी है कि ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो आपको पता है कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्या होता है, कम्यूटेटर व ब्रश के मध्य का जो प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा कि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो x के रूप में चिन्हित किया गया है ये वोल्टेज कौन सा ड्रॉप है। आपको बताया है ये जो वोल्टेज होती है ये होती है आपकी आर्मेचर, क्या होती है, आर्मेचर आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये जो होती है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होती है। और ये वाली जो वोल्टेज ड्रॉप है ये होती है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, IA RA।
यानी ऊपर वाली आपकी कौन सी होगी, आर्मेचर रिएक्शन, और नीचे वाली जो होगी वो कौन सी होगी, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पूछा है कि कंपाउंड जनरेटर है आपका, उसका नाम क्या है अगर उसका शंट फील्ड जो है आर्मेचर के क्या है, समांतर में जुड़ा हुआ है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास आ गया आर्मेचर, और ये अपनों ने लगा दिए ब्रश, और ये अपने क्या बोल रहा है कि शंट फील्ड वाइंडिंग, ये जो अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग है ये किसकी है, आर्मेचर के क्या है, समांतर में है। ठीक है, आर्मेचर के समांतर में। और ये अपने बना लेते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ अपने लगा लेते हैं लोड। ये आपकी जो धारा होगी, चलो कलर चेंज कर लेते हैं अपने, ये जो करंट होगी आई ए, और ये जो होगी आपकी आई एस एच, और ये जो धारा होगी आई एस सी सीरीज फील्ड धारा, और ये जो धारा होगी वो क्या होगी, आई एल यानी लोड की धारा। ठीक है, ये आपका शंट फील्ड का प्रतिरोध आर एस एच, ये आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए, और ये सीरीज फील्ड का प्रतिरोध आर एस ई। ठीक है, तो देखिए अब ये कौन सा जनरेटर है, तो ये आपका है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, कि अगर कंपाउंड जनरेटर का के शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ देंगे तो कौन सा जनरेटर का निर्माण होगा, तो कंपाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि क्या एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, वे द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। यानी एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को अपने लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए है कि ताम्र हानियों को कम करने के लिए। ताम्र हानियाँ जो होती है वो क्या होती है, आई स्क्वेयर आर, क्या होती है, आई स्क्वेयर आर होती है। घर्षण हानियों को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी है भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। तो जो आर्मेचर की जो कोर होती है कोर को अपने बनाते हैं सिलिकॉन स्टील की, किसकी, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाते हैं। और ये जो सिलिकॉन स्टील है ये आपका हिस्टेरिसिस हानियों को कम करता है, और लेमिनेशन जो होता है ये करता है भंवर धारा हानियों को कम करता है। तो यहाँ से पूछा है कि पटलित यानी लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो लेमिनेशन अपने करते हैं भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। तो यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है, क्यों। यानी वे आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम है, क्यों, कारण पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है कि आर्मेचर धारा कम करें, ऑप्शन बी है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन सी है कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, और ऑप्शन डी है आर्मेचर का तापमान कम करें। तो देखिए कि आपको पता है जो आर्मेचर का जो ड्रॉप होता है वी ए, आर्मेचर का जो ड्रॉप होता है ये होता है आई ए इंटू आर ए। यानी आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है ये होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप।
तो देखिए आर्मेचर में धारा क्या है, मैक्सिमम जाए और वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। इसलिए अपने क्या करते हैं, आर्मेचर के प्रतिरोध को कम रखते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कम हो, सही राइट होगा कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए अपने आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, बहुत कम रखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। वे द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, यानी डीसी जनरेटर को केवल घड़ी की दिशा में ही चलाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है कि ब्रश को नुकसान से बचाएं, ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, ऑप्शन सी है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, और ऑप्शन डी है जनरेटर अति भारित करने से बचें। तो देखिए डीसी जनरेटर को सदैव अपने एक ही दिशा में घुमाते हैं, और एक ही दिशा में घुमाने का कारण क्या है कि अगर अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीसी जनरेटर घूम रहा है, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो डीसी जनरेटर का जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जिससे जनरेटर की जो उत्पन्न ईजी वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट होगी। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को बचाने के लिए अपने जनरेटर को केवल एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं, कभी भी उसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए डीसी जनरेटर को अपने सदैव एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। यहाँ घुमावदार क्षति का मतलब है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, तो बात करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग की। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो टर्मिनल होते हैं इसको अपने C1 और C2 से डिनोट करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के क्या होती है, सीरीज में होती है, आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं। कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन प्रभाव को कम करती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन प्रभाव को कम करती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, कम होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की जो दिशा होती है ये क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है कि अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, और ऑप्शन डी है जनरेटर की दक्षता बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए अपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दिया कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ती है, C1 C2 इसके टर्मिनल है, इसका प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग से कम होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर जो है आपका वोल्टेज नहीं बना रहा है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है कि ढीले ब्रश संयोजन, ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, और ऑप्शन सी है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, और ऑप्शन डी है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो देखते हैं, अगर प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चलेगा तो वोल्टेज तो बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी क्या है अपना सही है
भी वोल्ट प्राइम मूवर की अगर गति ज़्यादा होगी तो वोल्टेज तो बढ़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि वोल्टेज निर्माण करने में विफल है, यानी वोल्टेज नए बनाने का कारण क्या है। तो डिले संपर्क होने से क्या होगा, ऑप्शन ए डिले ब्रश संयोजन। डिले संयोजन होने से जनरेटर वोल्टेज तो बढ़ाएगा, लेकिन अपने को क्या मिलेगी, आउटपुट में चिंगारियों के साथ क्या होगी, वोल्टेज प्राप्त होगी। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है कि आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होने पर आर्मेचर का ड्रॉप अधिक होगा, जिससे अपने को क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन वोल्टेज तो जनरेटर बनाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो बिल्कुल सी जो ऑप्शन है आपका राइट है कि फील्ड का प्रतिरोध जो होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपका फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। यानी जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र, क्षेत्र बोले यानी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्या है, समांतर में है। ये आपका आर्मेचर है, ये ब्रश है, और इसकी कौन सी वाइंडिंग, क्षेत्र वाइंडिंग किस किस जुड़ी है, आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है। तो ये जो प्रकार का जनरेटर है ये कौन सा हो गया, तो ये आपका है शंट जनरेटर। कौन सा है, शंट जनरेटर। तो ऑप्शन जो आपका ए होगा बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, डीसी शंट जनरेटर। आगे क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में ये क्या होते हैं, पोल, और इस प्रकार से पोल शू की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है। इसका क्या उद्देश्य है, यहाँ अपने फील्ड वाइंडिंग करते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये पोल शू है, इसका क्या उद्देश्य है, बीच में क्या होता है, अपना आर्मेचर रखा होता है। तो ऑप्शन ए है कि एयर गैप को कम करें, तो बिल्कुल एयर गैप को कम कर रहे हैं। और आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है क्षेत्र की ताकत बढ़ाए। ऑप्शन सी है चुंबकीय हानियों को कम करें। और ऑप्शन डी है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो बिल्कुल डी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा कि जो ये जो एयर गैप है इनके अंदर क्या करेगा कि फ्लक्स जो होगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस फ्लक्स को क्या करेगा, आर्मेचर की परिधि पर समरूप क्या करेगा, वितरित करेगा। यानी पोल शू जो होता है वो क्या करता है कि आर्मेचर की परिधि पर फ्लक्स को समरूप फैलाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग इन डीसी जनरेटर। ऑप्शन ए है कि निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन बी है धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। ऑप्शन सी है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। और ऑप्शन डी है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो देखिए स्लिप रिंग जो होता है, बात करते हैं स्लिप रिंग। बात करें अगर स्लिप्ड रिंग, तो ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कॉपर की। किसकी, हार्ड ऑन कॉपर। किसकी, हार्ड ऑन कॉपर की बनी होती है। अगर इसके बात करें कि क्या कार्य करती है, तो स्लिप रिंग जो होती है एसी को डीसी में व डीसी विद्युत को एसी विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तन करने का कार्य करती है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है कि कलेक्ट द करंट यूनिट डायरेक्टली, यानी धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें। आज अपने 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए
किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश जो होते हैं वो अपने बनते हैं कार्बन के, किसके? कार्बन या ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट के, ठीक है। कार्बन का अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव। तो जनरेटर के अंदर जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन या ग्रेफाइट के। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन है कि क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? यानी डीसी जनरेटर जो होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व किस कारण से खो देते हैं? ऑप्शन ए है कि बाहर में भारी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है बिना लोड के लगातार चल रहा है, ऑप्शन सी है बिना रुक के लगातार चलना, और ऑप्शन डी है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। यानी अगर अपने डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा, किसको? घूमने की दिशा को अगर चेंज कर दें तो क्या होगा कि डीसी जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करने पर डीसी जनरेटर में अवशिष्ट जो चुंबकत्व होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।